तो अब मैं थोड़ा दिल से पढ़ाऊंगा, है ना। ओके। सो हम लोगों ने कल कोलाजन डिसीज, ग्रेन्युलेशन टिश्यू डिसीज स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि ये ऑटो इम्यून ओरिजिन होता है। इसमें मैंने आपको 3 बीमारियां पढ़ी थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। मैंने बताया भी था, एक आपको फोटो भेजी थी ग्रुप में, इसमें उसको बटरफ्लाई जैसे चकते हो रहे हैं। और इसमें इस तरह का ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है प्रोटीन का, जो लाइक अमाइलोडोसिस हमारे वाइटल ऑर्गन पे डिपॉजिट होने लग जाता है। और धीरे धीरे हमारे वाइटल ऑर्गन की एफिशिएंसी कम होने लग जाती है, और वो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। ठीक है। तो ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर थी। स्क्लेरोडर्मा पढ़ाया मैंने स्किन का, मैंने उसका फोटो भेजा है। नहीं, मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं आज भेज दूंगा। और तीसरा, आन पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। नेक्स्ट टॉपिक निकालिए। ग्रेन्युलेशन डिसीज के अंदर पहला है सार्कोडिसिस, सार्कोडोसिस, सार्कोइडियोसिस। चलो। तो बेटा ये बीमारी थोड़ी रेयर है, कभी भी आप लाइफ में नहीं देखोगे। फिर भी हमको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। कभी कोई बोल दे, कोई पूछ ले, कम से कम बीमारी पता तो होना चाहिए, है ना। आप सब जानते हो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको पूरा पता है इसके बारे में, या थोड़ा बहुत ही पता है कि ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, कैसे होता है? कोई हो तो बताओ। किसी को नहीं पता? चलो। ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन स्पेसिफिक टाइप का इन्फ्लामेशन है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड स्पेशल। सिंपल यानी जैसे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस था, 10 एक दिन ठीक नहीं हुआ, क्रोनिक हो गया। जैसे मुझे एक्यूट लेरिंजाइटिस था, 4 8 दिन हो गए, मंडे टू मंडे, आज 9 दिन हो गए हैं। तो ये क्रोनिक लेरिंजाइटिस जैसा हो गया, ये सिंपल है। कोई पैथोलॉजी इन्वॉल्व चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस। एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन। तो स्पेसिफिक मतलब उसमें जो लक्षण आएंगे या जो लेजन बनेंगे, जो पैथोलॉजी इन्वॉल्व होगी, वो यूनिक होगी, वो दूसरे से मैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, 3 बीमारियां इसके अंदर आती है, और ये तीनों ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन की एग्जाम्पल है। एक बीमारी है सिफिलिस, जिसमें कैंकर वगैरह बनता है, स्पेसिफिक है। सिफिलिस के अलावा ये कहीं नहीं मिलेगा। लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस। टीबी में कौन सा नेक्रोज होता है? टीबी में एक नेक्रोज होता है जो बिल्कुल यूनिक है। ये तो बता दो। कैसियस कैश न्यूक्लियस नेक्रोसिस। ये केशियस नेक्रोसिस, तो ये बिल्कुल यूनिक है। और ग्रेशियस नेक्रोसिस ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन का क्लासिकल एग्जांपल है। अब मैं बताता हूँ ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन होता कैसे। सबसे पहले मान लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया आया, टीबी का बैक्टीरिया लंग्स में गया, तो पहले उसको मारने न्यूट्रोफिल आई, फेल टू रिमूव, न्यूट्रोफिल नहीं मार पाई। फिर मोनोसाइट आई, वो भी नहीं मार पाई। मोनोसाइट का दिमाग घूम गया साला, और मैं मोनोसाइट, आई एम मैक्रोफेजेस, और ये साला टुच्चा सा टीबी का बैक्टीरिया मुझसे नहीं मरा, शर्मनाक। तो वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है, रूपांतरित। अभी आपने महाभारत वगैरह देखे होगे ना, वो कृष्ण भगवान दुर्योधन से गुस्सा करते हैं तो अपना एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। या अभी आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे रिलीजियस, तो एकदम से रावण बड़ा हो गया, एकदम से घटोत्कच बड़ा हो गया, दैट इज अ विकराल रूप। तो मोनोसाइट भी मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड मोनोसाइट थोड़ा बड़ा रूप, एपिथीलियम जैसी कोशिकाएं बन जाती है। इसे हम एपिथेलॉइड्स बोलते हैं। अभी एपिथेलॉइड थोड़ी और डेंजरस है, साले ये भी मारने गए टीबी के बैक्टीरिया को, अगेन फेल टू रिमूव, टीबी का बैक्टीरिया कमीना मर ही नहीं रहा है। फिर दिमाग खराब, बोले यार मैं अकेला इसको नहीं मार पाऊंगी, 20 30 एपिथेलॉइड इकट्ठी हो जाती है, और एक और बड़ी कोशिका बना लेती है। जैसे रावण के 10 सर थे ना,
ये 20 कोशिकाएं मिल जाती है और एक जायंट सेल बना रही, जायंट सेल। लैंगारेंस और फॉरेन बॉडी दो टाइप की होती है, और इस जायंट सेल में 20 से 30 मोनोसाइट होती है मॉडिफाइड। ये इसको मारने का प्रयास करती है। अगेन फेल टू रिमूव, दिमाग खराब, बोले और इतनी कोशिकाएं मिलके भी हम इसको नहीं मार पा रहे हैं। अब तो अपने ईगो पे आ गई बात। टीबी का बैक्टीरिया वहीं पड़ा है जहाँ है। 3-4 जेंट सेल, 10 सेल इकट्ठी हो गई। एक जेंट सेल में 30-30 मोनोसाइट है। प्लाज्मा सेल को भी ले आए, लिम्फोसाइट को भी ले आए, ऐसी की तैसी, और वहां पर उस पर अटैक किया। अगेन बैक्टीरिया तो नहीं मरा, लेकिन हार्ड ट्यूबरकल जरूर बन गया। फिर इस हार्ड ट्यूबरकल में 2 से 3 दिन के बाद में केशियस नेक्रोसिस होगा, चीज जैसा नेक्रोसिस, और फिर सॉफ्ट ट्यूबरकल बनेगा। इसे सॉफ्ट ट्यूबरकल को हम ग्रेन्युलोमा बोलते हैं, और इस तरह के इन्फ्लामेशन को ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन बोलते हैं। समझ में आया? तो उसी की बीमारियां बढ़ा रहा हूं, तो मैंने अब पैथोलॉजी समझा दी कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं अब। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सार्कोइडोसिस। मैंने अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाई, अब मैं लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। तो इट इज अ मल्टी सिस्टेमिक ग्रेन्युलोमेटस कंडीशन एसोसिएटेड विथ ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। अब भी मैंने समझाया पूरा ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन टीबी की वजह से होता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिथेलियोइड सेल्स। देखो, मैंने बताया ना, मोनोसाइट जब नहीं मार पाती टीबी के बैक्टीरिया को, तो वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है, एपिथेलियम सेल जैसी दिखने लग जाती है। इसे एपिथेलियोइड बोलते हैं, विदाउट केशियस नेक्रोसिस। लेकिन हाँ, नॉर्मल टीबी में केशियस नेक्रोसिस होता है, इसमें नहीं हो रहा। हम सार्कोइडोसिस पढ़ रहे हैं, इसमें नहीं होता, ऑफ अननोन कॉज। और लफड़ा एक और हुआ कि उसमें टीबी के अंदर तो माइकोबैक्टीरियम टीबी दिखता है, इसमें वो भी नहीं मिलता, इसलिए हम इसको टीबी में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। है इसमें भी ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन सेम, बट कॉज नहीं मालूम। और वही, जब हमको कॉज नहीं मालूम तो फिर बीमारी क्या कहलाएगी? ऑटो इम्यून। तो इटियोलॉजी इट इज अननोन, बट ये एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ में होता है, दूसरे ग्रेन्युलर इन्फ्लामेशन के साथ में देखने को मिलता है। और इसके लिए एप्स्टिन बार वायरस भी जिम्मेदार है, कुछ काइंड ऑफ पॉइजनिंग जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात, इम्यूनिटी का कहीं ना कहीं रोल है, थोड़ी सी वो सुपर यानी एक्टिव मिलती है, यानी ये भी काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कहाँ कहाँ पर ये मिलता है इन्फ्लामेशन? लिम्फ नोड, स्प्लीन, लीवर, स्किन, आई, पैरोटिड ग्लैंड, बोन्स, इन जगह पर आपको ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन मिलता है, बट वजह नहीं मालूम। यदि वजह टीबी का बैक्टीरिया होता तो वो टीबी कहलाता। बड़े सार्कोइडोसिस क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें टीबी का बैक्टीरिया नहीं है, एटिपिकल बैक्टीरिया हो सकता है, टीबी का टिपिकल बैक्टीरिया नहीं। ये भी 30 से 40 साल की उम्र में होता है, वही स्ट्रेस ज्यादा रहता है, फीमेल को ज्यादा होता है। और ये थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिकन ब्लैक में, नॉर्थन यूरोपियन व्हाइट में ज्यादा मिलता है, पर कुल मिला के ये अमेरिका और यूरोप में ज्यादा होता है, हमारे देश में नहीं होता। इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। थोरेसिक और एक्स्ट्रा थोरेसिक सार्कोइडोसिस होता है, जिसके अंदर व्यक्ति को बुखार आता रहता है, कफ होता है, वीकनेस रहती है, थकान रहती है, वेट लॉस मिलता है। तो ये आपको लंग से संबंधित चीजें मिल सकती है। लंग से बाहर आयरोसाइक्लाइटिस हो सकता है, ठीक है, कॉर्निया इन्फ्लाम्ड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्किन में घाव बन सकते हैं, जिसको लूपस पर्नियो बोलते हैं। बोन सिस्टिक हो सकती है, ठीक है, और भी ढेर सारी बीमारी। बट ये एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम से होती है, केशियस नेक्रोसिस नहीं होता। बाकी पूरा का पूरा जो मैं अभी समझा भी रहा था, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन है ये, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करा लो चेस्ट का, मॉन्टॉक्स टेस्ट लगा लो, नहीं आएगा पॉजिटिव, है ना। इसके अलावा स्पुटम टेस्ट करा लो, नहीं सब नेगेटिव आएंगे। हाँ, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज देखने को मिलती, तो वही कराना है। एग्जैक्ट कॉज तो नहीं मालूम। ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड शुड बी गिवन। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो स्टेरॉइड तो देना पड़ेंगे, कोई ऑप्शन। क्लियर है? चलो, तो प्रेडनिसोलोन नाम का स्टेरॉइड दिया जाता है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट। इट इज ऑल अबाउट सार्कोइडोसिस। कभी 10 नंबर में पूछ ले तो देख लेना।
अभी NRHM की एग्जाम हुई थी नवंबर वाली, उसमें हमें एक बीमारी पूछी गई थी जिसके ऑप्शन में था शोग्रेन सिंड्रोम। शोग्रेन सिंड्रोम, SJOGRENS, शोग्रेन सिंड्रोम। एक्चुअली में इसमें कॉर्निया, कंजक्टाइवा, लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल डक्ट, इन सब की वाट लग जाती है। शोग्रेन सिंड्रोम आपने थर्ड ईयर में पढ़ा होगा। ये बहुत अच्छा कॉज है जीरोप्थेल्मिया का, ड्राई आई का। इसमें टीयर जो है वो सूख जाते हैं, टीयर प्रॉपर रिलीज नहीं होते और पूरी आंखों में ड्राइनेस ड्राइनेस इरिटेशन फील होता है। ठीक है, चलो। तो अगेन कॉज मालूम नहीं है, और कॉज नहीं मालूम मतलब ऑटोइम्यून। द अंडरलाइन मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन ऑटोइम्यून फिनोमिना। ये रूमेटॉइड डिसीज के साथ में मिलती है। ये एक्सोक्राइन डिसीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि लेक्राइमल ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेक्राइमल ग्लैंड आंसू निकालती है, लेक्राइमल ग्लैंड हार्मोन निकालती है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी दो वजह हो सकती है, बट आपको शोग्रेन सिंड्रोम हमेशा किसी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ में ही मिलेगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अकेले मतलब और कोई बीमारी नहीं मिल रही, यही अकेले हो, ये पॉसिबल नहीं है। अदर ऑटोइम्यून लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, हाशिमाटो डिसीज, ग्रेव डिसीज, इनके साथ मिलती है। लाइकेन प्लानस, पर्निशियस एनीमिया, सोरियासिस, इनके साथ मिलती है। ठीक है, चलो। ये भी फीमेल को ज्यादा हो रही है, और ये भी 30-40 ईयर की एज में ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रेस का और इमोशनल डिस्टरबेंस का सबसे पीक समय होता है। 25-26 साल में शादी हो गई, शुरुआत में 1-2 साल तो पति खूब प्यार करता है, फिर वही आप शादी के पहले कितने अच्छे थे, शादी के बाद ऐसे हो गए, सास कितनी अच्छी थी, अब सास ऐसी हो गई, ये ऐसा था वैसा हो गया। और हर किसी महिला को ऐसा लगता है कि उसका मायका बेस्ट है, ससुराल है, ऐसा ही लगता है ना। तो ये सब इमोशनल डिस्टर्बेंस करते हैं। ठीक। तो पेशेंट कंप्लेन ऑफ ग्रेजुअल ड्राइनेस ऑफ आई। आंखों में ड्राइनेस क्यों है? क्योंकि लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। नोज में, माउथ में भी ड्राइनेस है। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ और कंजक्टिवा में भी है। ठीक। लेक्राइमल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड इसमें डिस्ट्रॉय हो रही है ना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सबकी वाट लग रही है। ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं इसके अंदर। ठीक, ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, RA फैक्टर, गामा ग्लोबिन बढ़े हुए मिलेंगे, है ना। चलो, प्रोग्नोसिस। द डिसीज यूजुअली रन्स अ बेनाइन कोर्स, क्योंकि जानलेवा नहीं है, फिर भी आंखों में सूखापन वगैरह इसमें फील होता है, बट ये कोई बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है। प्रोग्नोसिस अच्छा है। एंटीबायोटिक सॉरी स्टेरॉइड ड्रग्स दो, ठीक हो जाती है। तो ट्रीटमेंट एज सच को ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपको TR+ करके आता है आई ड्रॉप्स, मेथाइल सेलुलोज होता है जो आंखों में एक मॉइस्चर मेंटेन रखता है, वो डालो TR+। दूसरा, स्टेरॉइड शुड बी गिवन। तो ये शोग्रेन सिंड्रोम में आपको पता होना चाहिए, फिर आप 5 नंबर में पूछ सकते। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो और बिल्कुल नहीं आता, फिर मैं नाम बता के थोड़ा सा बता रहा हूँ। पॉलीमाइल्जिया रिमेटिका, मल्टीपल मसल्स में दर्द हो रहा है along with the rheumatism। rheumatism मतलब जोड़ों का दर्द, और माइल्जिया मतलब मस्कुलर पेन। तो दिस इज एन इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब अननोन। इट इज अ इडियोपैथिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक एंड पेन इन द प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। तो हमारे हाथ पांव की जो भी प्रॉक्सिमल मसल्स है उसमें बेहतरीन दर्द होता है, चाहे वो पेल्विक गर्डल हो, चाहे वो शोल्डर गर्डल हो, बहुत दर्द होता है। वजह एग्जैक्ट कॉज तो नहीं मालूम, तो फिर क्या होगा? ऑटो इम्यून। ठीक है, 50-60 के बाद में जाता होता है। ये बीमारी भी महिलाओं को ज्यादा हो रही है। इसमें बुखार आता है, लॉस ऑफ वेट होता है, कमजोरी लगती है, मेले थकान लगती है, हरारत लगती है, भूख नहीं लगती। बट सबसे मेन बात है, प्रॉक्सिमल मसल्स में, वो भी जहां पर इंसर्शन हो रहा है, वहां पर बहुत दर्द होता है। आप में से कोई ओरिजिन और इंसर्शन का कॉन्सेप्ट जानता है मसल्स का? किस हिस्से को ओरिजिन बोलेंगे, किस हिस्से को इंसर्शन बोलते हैं, बताओ। सर ओरिजिन का मीनिंग ये होता है जिस टाइम पे मूवमेंट होती है उस टाइम पे ओरिजिन का पोर्शन स्टेबल रहता है,
और जिस टाइम पे मूवमेंट होती है, इंसर्शन का मतलब ये होता है वो मूव करता है। जैसे ये आप इमेज करोगे मसल्स है, तो ये हिस्सा मूव कर रहा है और ये हिस्सा हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो हिस्सा कांस्टेंट रहता है वो ओरिजिन, और जो हिस्सा मूव करता है वो इंसर्शन, है ना। ठीक। फर्स्ट ईयर के बच्चों को पूछो तो क्या बोलते हैं, मान लो सर जो लाल लाल दिखता है बुक में वो ओरिजिन और जो ब्लू दिखता है वो इंसर्शन। ऐसा नहीं है, मूवेबल पार्ट इज इंसर्शन। ठीक है। चलो, तो दर्द, मॉर्निंग स्टिफनेस मिलती है मसल्स में, शोल्डर और पेल्विक गर्डन में बहुत दर्द होता है, जबरदस्त। धीरे धीरे सारी मसल्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत कॉमन है क्योंकि सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वहां जाके जमा हो जाते हैं। ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस में मिलता है, और रिमोटॉइड आर्थराइटिस छोटे जॉइंट में ज्यादा इन्वॉल्व होता है शुरुआत में, और यहाँ पर तो पेल्विक और शोल्डर गर्डन में हो रहा है। लोकेशन में अंतर है, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो, इसमें इन्वेस्टिगेशन कराना ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। ट्रीटमेंट स्टेरॉइड शुड बी गिवन। साला स्टेरॉइड के अलावा एलोपैथ के पास ऐसा कोई इलाज नहीं है। और एलोपैथी से ये स्टेरॉइड छीन लिया जाए ना, तो हमारी होम्योपैथी के अंदर लाइन लगने लग जाएगी, जितनी उनकी अलग थी उससे डबल। क्योंकि उनके पास स्टेरॉइड के अलावा ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे तत्काल पेन किलर, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड, तत्काल आराम के लिए यही चीजें, नहीं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैलिग्नेंट ग्रेनुलोमा। इसकी भी मुझे 2 लाइन ही पढ़ाना है क्योंकि कभी नहीं पूछते। इट इज अ रेयर डिसीज ऑफ अननोन etiology with progressive granulomatous ulceration of upper and lower respiratory tract। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनके अंदर ग्रेनुलोमेटस अल्सरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रेनुलोमेटस अल्सरेशन। ठीक है। चलो, कॉज क्या है? द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। इसमें मेल फीमेल में थोड़ा सा फीमेल एज करती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 35 to 55 ईयर की एज में ज्यादा होती है। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको, मल्टीपल साइनस इन्वॉल्व होते हैं along with the lungs and all। तो ये मैलिग्नेंट ग्रेनुलोमा, इसमें ग्रेनुलोमेटस अल्सरेशन बनना चालू होते हैं जो कि धीरे धीरे कैंसरस हो जाते हैं। यही याद रखना है। बाकी मैलिग्नेंट ग्रेनुलोमा के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत रेयर डिसीज है। चलो, वेबर क्रिश्चियन डिसीज, ये भी बहुत रेयर है, फिर भी मैं नाम बता रहा हूँ। इट इज अ रेयर डिसीज विथ अननोन etiology characterized by the recurrent focal necrotic inflammation in paniculus adipose with generalized constitution। ये एडिपोस सेल्स जो हम कई बार हमने नाम भी सुना है, एडिपोस सेल्स, इसके अंदर इंफ्लामेटरी नेक्रोटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट ये बहुत रेयर है, बहुत 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 रेयर है। और मुझे लगता नहीं कभी ना मैं ना आप ना कोई इस मरीज को देख पाएंगे। फिर भी जहां जहां पर एडिपोस टिश्यू ज्यादा है, चाहे वो बेली हो, ब्रेस्ट हो, बटक्स हो, है ना, बेक ऑफ द नेक हो, वहां पर ये समस्या ज्यादा मिलती है। ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट कोलाजन डिसीज एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ब्रांच भी है, पीडियाट्रिक्स। ये वो ब्रांच है जिससे मैंने एमडी किया और वाकई में बहुत बढ़िया ब्रांच है। स्पेशली होम्योपैथी का अभी और स्कोप इसलिए बढ़ जाएगा। आप थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करें कि बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलती है, या बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए अभी से, तो फ्यूचर में होने वाले कोरोना में का कभी भी इन पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों की ग्रोथ, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, इन चीजों के लिए आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा। साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिसऑर्डर, ग्रोथ डिसऑर्डर, बच्चा खाता नहीं है, बच्चा बार बार बीमार पड़ता है महीने में 15 दिन बीमार पड़ते वक्त, बच्चा रोता बहुत है। इन चीजों को यदि आप फोकस करेंगे और इनके मरीज ठीक भी करेंगे तो पीडियाट्रिक्स प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, अच्छी ब्रांच। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं तो बोलूंगा कि आप ना करो तो अच्छा है, मेरा कंपटीशन कम होगा, है ना।
तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक्स। ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की ही ब्रांच है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में सब आ जाता है, एमडी मेडिसिन से भी होता है, उसमें जनरल सारी बीमारियां आ जाती है पीडियाट्रिक्स को अलग कर गए। तो हालांकि आपके पास इसके ज्यादा अभी बुक की फोटो नहीं है, तो मैं जैसे ही क्लास खत्म होगी मैं डाल दूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो चिल्ड्रन डिजीज, मुझे कोई बताएगा क्रोनोलॉजी बताए? क्रोनोलॉजी मतलब ओवम कितने दिन के हैं, ओवम कब तक बोलते हैं, जाइगोट कब तक बोलते हैं, एम्ब्रियो, फीटस, नियोनेट, इन्फेंट, टोडलर, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट, एडल्ट, इन सब की लिमिट पता है आपको? ओवम 14 दिन तक के ओवम बोलते हैं, फिर 3 दिन उसके बाद जो 17 दिन तक उसको जाइगोट बोलते हैं, फिर कितने हफ्ते तक एम्ब्रियो बोलते हैं, फिर 9 महीने तक के उसको फीटस बोलते हैं। चलो ये आप देख लेना, मेरे पूरी एक जो बुक है उसमें पूरा बना रखा है, फोटो खींच के भेज दूंगा। तो बच्चों की जो बीमारी, हम तो ये माने बच्चे ने जन्म लिया वो नियोनेट कहलाता है। 1 महीने तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, सॉरी, 1 महीने तक के बच्चे को नियोनेट बोलते हैं, 1 माह से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, और फिर हम 18 साल तक के जो भी एज ग्रुप है उन सब की बीमारी, चाहे वो एडोलसेंट है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, ये सब पीरियडिक प्रैक्टिस में। बट जनरली 10, 12 साल, 15 साल तक के बच्चे पीरियडिक प्रैक्टिस में आते हैं। तो इसमें हमें इन्फेंटाइल डायरिया, कन्वर्जन, इन्फेंटाइल बहुत सारी और वोमिटिंग वगैरह पढ़ना है बीमारी। एक पहला टॉपिक है, मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं क्योंकि ये पढ़ाया जा चुका है सीएम में, और जिनको सीएम नहीं पढ़ाई मैं पढ़ाऊंगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग हम सब जानते हैं, इधर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारे हैं, मैंने पढ़ाया भी था। कंटामिनेशन नहीं होता, रेडीमेड टेम्परेचर में मिल जाता है, ये बैलेंस डाइट, इसमें हर वो चीज है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये वेरी इजी डाइजेस्टेबल होता है, ये माँ और बच्चे में बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है, बच्चों को गर्म रखता है। इन सब के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिशियल है। 6 माह तक बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ माँ के दूध में होता है। आफ्टर 6 मंथ जब बच्चा ग्रोइंग हो जाता है और ज्यादा, तो फिर माँ का दूध छुड़वाना पड़ता है, और फिर हमको है ना अनाज वनाज, आटा वाटा, फलों का पल्प वल्प, जूस वूस देना पड़ता है, दूध वगैरह बाहर का। इसे हम विनिंग बोलते हैं, विनिंग। तो विनिंग फूड्स भी हम पढ़ चुके हैं सीएम में, तो आई डोंट थिंक सो मुझे आपको पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन ऐसी माँ जो जिसको टीबी है, जिसको इन्फेक्शन है, जिसको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, हार्ट डिसऑर्डर है, थायराइड प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर है, ब्रेस्ट एब्सेस वगैरह है, ऐसी माओ को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए, उनको आर्टिफिशियल फीडिंग करना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अगला एक टॉपिक है जो आता नहीं है बट हमको डिटेल में पढ़ना था। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? व्हाट शरीर इज की ग्रोथ? ग्रोथ होती है सर, मेंटली डेवलपमेंट। मेंटली ग्रोथ नहीं होती? चलो, और कोई? किसी भी सेल्स का साइज बढ़े, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, है ना, उसका एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकली उसमें उसमें सेल्स का और साइज बढ़े, दैट इज द ग्रोथ। और फंक्शनल मैच्योरिटी, दैट इज डेवलप। हम लोगों का ग्रोथ हुआ 18 साल तक, 16 साल तक, जब तक हमको प्यूबर्टी आई, हमारी हाइट बढ़ी, ये ग्रोथ। और अब उस ग्रोथ के बाद में उनमें फंक्शनल मैच्योरिटी आ रही है। फंक्शनल मैच्योरिटी ये डेवलपमेंट है। ग्रोथ एक समय के बाद में रुक जाती है, हम सबकी ग्रोथ रुक चुकी है, और हम सबका डेवलपमेंट चालू है।
हम फंक्शनली भी और मेच्योर हो सकता है आज से 2-3 साल पहले आपको कोई चीजें बच्चों से लगती होगी, और आप जैसे शुरुआत में आपने फेसबुक चलाया, व्हाट्सएप चलाया, आपको बहुत मजा आया होगा, और अब बोझ लगता है, अरे यार क्या है यार। पहले आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखना पसंद होगा, और अभी अरे क्या बेवकूफ बन रहे हैं यार, 1 महीने बाद सेटमैक्स पे आ जाती है। कितने पागल अपन, कितने इमेच्योर थे। कोई छोरी ने, है ना, अपन ने भाव दिए, उसने भाव नहीं दिए, अपन दिन दिन भर टेंशन में दारू पीने चल दो कर दी, और फिर बोलते अरे क्या है यार, मैं इस छोरी के पीछे पागल था, दारू पी, मेरी लाइफ बर्बाद करी। कितना इमेच्योर था। और मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी, ये अनंत प्रोसेस है, जब तक मारेंगे नहीं मेच्योरेशन चल सकता, फंक्शनल मेच्योरिटी। तो डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स इज कंसर्न विद द बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल ग्रोथ होती है, आप सब जानते हो। चलो थोड़ा देखो बेटा, ये आपको समझ में आएगा भी नहीं ज्यादा, और अभी आपको समझना भी नहीं है एज ए BHMS। बट एक यहाँ पर एक चीज दिख रही है, मैं इसे अपनी फोटो भेजूंगा। इसमें ग्रोथ का कुछ स्टैंडर्ड पैमाना बता रखा है कि इस उम्र में हाइट इतनी होना चाहिए, वजन इतनी होना चाहिए, हेड सरकमफ्रेंस इतना होना चाहिए, आर्म सरकमफ्रेंस इतना होना चाहिए, चेस्ट सरकमफ्रेंस इतना होना चाहिए, फीमर लेंथ इतनी होना चाहिए। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है कि भैया इतना इतना है, हाँ यार इसकी मतलब उम्र के हिसाब से वजन भी सही है, हाइट भी सही है, सब कुछ सही है, तो इसकी ग्रोथ बढ़िया हो रही है। और नहीं, इसको हम फेलियर टू थ्राइव बोलते हैं, FTT, फेलियर टू थ्राइव, या माल डेवलपमेंट, माल नरिशमेंट, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम वो सब पढ़ भी चुके हैं CM में। तो 6 महीने जब बच्चा जन्म लेता है, तब हेड सरकमफ्रेंस 35 सेंटीमीटर का होता है। कितने का, ये मुझे वाइवा में पूछा गया था, 35 सेंटीमीटर। और चेस्ट सरकमफ्रेंस का 33। तो जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का सर बड़ा होता है चेस्ट से, क्लियर। 6 महीने में माथा और बड़ा हो गया 42, चेस्ट 39 पे। 1 साल में हेड और चेस्ट दोनों बराबर हो गए 45-45। फिर 2 साल में सर 48 सेंटीमीटर हो गया, चेस्ट 50 पे आ गया। फिर 5 साल में इधर 50-58। फिर धीरे धीरे 12 साल में इधर ये 51 पे रह गया, और ये 62-63 पे आ गया। फिर जैसे जैसे उम्र और बढ़ेगी, आप देखोगे हेड अब नहीं बढ़ रहा है, और अब क्या बढ़ रहा है, चेस्ट। ठीक है। यदि ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन है, या फिर बच्चे को पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, मेटरनल डिप्राइवेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कोराइजा, ब्रोंकाइटिस बीमारियां हो सकती बच्चों को, जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट करती है। क्लियर है। चलो, तो मुझे लगता है आज इतना ही, मैं इसकी पूरी फोटो भेजता हूँ, कल हम इसको और बढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए, आज के लिए इतना ही।